हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ स्टेटवे टू नॉलेज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की नो योर कंपनी सीरीज से रिलेटेड एक और वीडियो लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। मेरा नाम है नशीद मलिक और मैं बाय प्रोफेशन एक हेड ऑफ रिसर्च हूँ, जहाँ मैं इकोनॉमी और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड डिफरेंट सेक्टर्स की रिसर्च करता हूँ। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है गंधारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड। मैं अगेन आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें और अपने ब्रोकर से कंसल्ट करें कोई भी रिसर्च करने से पहले। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप लोगों के लिए अगेन एक सरप्राइज मौजूद है और मैं इस स्टॉक की टारगेट प्राइस भी रिवील करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग अपना एनालिसिस गंधारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड के ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अ, गंधारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जीएल के सिंबल के साथ ट्रेड करती है। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड अगर हम देखें तो गंधारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड विवोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज का पार्ट है, जिसमें जो है अगर हम इसका जीएल का शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो गंधारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड विवोजी सर्विसेज लिमिटेड की सब्सिडरी है। और जो है अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो एसोसिएटेड कंपनीज की शेयर होल्डिंग इस कंपनी के अंदर 57.8% है, जनरल पब्लिक की 26.9% है, और उसके अलावा फिर बाकी कंपनीज की शेयर होल्डिंग आती है। अगर हम विवोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज या विवोजी सर्विसेज की बात करें तो इनकी इन्वेस्टमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर है, जिसमें सबसे पहले और सबसे मेनली तो ऑटो सेक्टर आता है, जिसमें इनकी अ, एक ये जीएल गंधारा ऑटोमोबाइल्स के नाम से कंपनी है। उसके अलावा गंधारा डीएफ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है, या गंधारा डोंगफेंग प्राइवेट लिमिटेड के से। उसके अलावा फिर गंधारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जो कि जीएचएनआई के सिंबल के साथ स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। उसके बाद फिर विवोजी सर्विसेज लिमिटेड है। और उसके अलावा अगर हम इस ग्रुप को देखें, विवोजी ग्रुप को, तो इसकी टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर टायर्स एंड रबर्स, इंश्योरेंस और कंस्ट्रक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिसमें इसकी टेक्सटाइल, टायर्स, रबर्स, इंश्योरेंस और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी लिस्टेड कंपनीज मौजूद है। फिर उसके अलावा हम फर्दर एक्सप्लोर करते हैं गंधारा ऑटोमोबाइल्स के प्रोफाइल को। जो जीएएल है वो 1981 में इस्टेब्लिश हुई थी, और ये कंपनी जो है असेंबली में जो है करती है हैवी ड्यूटी ट्रक्स की, प्राइम मूवर्स की, लाइट ड्यूटी ट्रक्स की, और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स और पिकअप्स की। और अगर हम इसकी प्रोडक्ट लाइनअप की बात करें तो इसकी प्रोडक्ट लाइनअप में जो करंटली कार्स एक्टिव हैं उसमें डोंगफेंग की का ट्रक है, जो कि 2011 में बनना स्टार्ट हुआ था और अभी तक बनता है। उसके अलावा फिर डोंगफेंग का ही एक और ट्रक है, जो कि 2013 में बनना स्टार्ट हुआ था और अभी तक बनता है। फिर जैक के जो है कमर्शियल पिकअप्स हैं, जो 2017 में बनना स्टार्ट हुए थे और अभी तक बनते हैं। फिर रेनो के कमर्शियल ट्रक्स हैं, जो कि 2018 में बनना स्टार्ट हुए थे और अभी तक बनते हैं। और फिर उसके अलावा इन्होंने चेरी के साथ भी पार्टनरशिप की थी, जो कि 2025 में एंड हो गई। और इस टाइम पे अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट की बात करें तो ये जैक के डबल कैबिन T9 हंटर और फ्रीजॉन के ट्रक्स बनाता है, जो कि 2025 में स्टार्ट हुए थे और अभी तक असेंबल हो रहे हैं। बाकी ये कि अगर हम कंपनी के प्लांट्स की बात करें तो कंपनी का जो ट्रक का प्लांट है उसका टोटल एरिया 22 एकड़ है, और इसकी जो प्रोटेक्शन कैपेसिटी है वो 4800 यूनिट्स हैं पर एनम, सिंगल शिफ्ट बेसिस पे। और यहाँ पे इसकी जो ट्रक प्लांट की फैसिलिटी है उसके अंदर डोंगफेंग, जैक और इसूजू के ट्रक्स असेंबल होते हैं। जो इसूजू के ट्रक्स हैं वो बेसिकली जीएचएनआई असेंबल करता है। फिर अगर हम इसकी कार प्लांट की बात करें तो इसका एरिया 32 एकड़ का है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 6000 यूनिट्स की है पर एनम। और यहाँ पे जैक के पिकअप ट्रक्स, जो कि ये जैक T9 और फ्रीजॉन, और उसके अलावा इससे पहले चेरी की एसयूवीज असेंबल होती थी। और अगर हम FY25 की बात करें तो FY25 में ट्रक प्लांट में 5727 यूनिट्स असेंबल हुए थे, जिसमें गैल और जीएचएनआई दोनों के कंबाइंड यूनिट्स अवेलेबल है। और जो जैक के पिकअप्स की अगर हम बात करें तो इसके 2072 यूनिट्स
असेंबल हुए थे FY 25। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वो पोर्ट कासिम पे लोकेटेड है, कराची में। उसके अलावा फिर अगर हम इसके जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी फर्दर डिटेल देखें, तो कंपनी जो है वो हैवी और मीडियम ड्यूटी ट्रक्स बनाती है डोंगफेंग और रेनो ब्रांड्स के। उसके अलावा लाइट ड्यूटी ट्रक्स बनाती है डोंगफेंग और जैक के। और फिर जो है सिंगल केबिन और डबल केबिन पिकअप्स बनाती है जैक के। ये जिसमें जो सिंगल केबिन पिकअप्स हैं ये कमर्शियल पिकअप्स हैं, जो कि कमर्शियल यूज़ और गुड्स ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। और फिर ये डबल केबिन ट्रक्स हैं जो कि नॉर्मल रिटेल यूज़ या कस्टमर यूज़ के लिए होते हैं। T9 हंटर और फ्रीजॉन के नाम से, फ्रीजॉन जो कि अक्टूबर 9 2025 को लॉन्च हुआ था। और अगर हम T9 हंटर की बात करें तो ये 2025 के स्टार्ट में लॉन्च हुआ था। यानी कि इसके जो अ, ये कस्टमर से रिलेटेड ट्रक्स हैं जैक के या डबल केबिन है, ये 2025 में ही यानी कि पिछले साल ही लॉन्च हुए हैं। फिर उसके बाद अगर हम कंपनी के कुछ की ट्रिगर्स की बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जब आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आप उसके की ट्रिगर्स और की रिस्क को माइंड में रखा करें। अ, तो लोअर इंटरेस्ट रेट्स होना गैल जैसी कंपनी के लिए की ट्रिगर है, क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट होने की वजह से गाड़ियों की और व्हीकल्स की फाइनेंसिंग बढ़ती है बैंक्स के थ्रू। उसके अलावा जो है जो इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट आती है और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस लोन वगैरह लेते हैं एक्सपेंशन के लिए और ये सारे रीजंस के लिए। वहीं पे इसका जो की रिस्क है वो हायर इंटरेस्ट रेट्स है। फिर ये है कि लोअर लोकल इन्फ्लेशन, या कि इन्फ्लेशन जो है अगर लोअर साइड पे हो तो जो है इसके लिए की ट्रिगर होता है। और हायर जो है लोकल CPI वहीं पे एक की रिस्क है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो एक की ट्रिगर है कि अगर पाकिस्तान का रुपी जो है वो स्टेबल रहे तो वो कंपनी के लिए पॉजिटिव है। इस तरीके से पॉजिटिव है कि अ, जो है बाहर से CKD किट्स इंपोर्ट होती हैं जो कि पाकिस्तान में असेंबल होती हैं। तो जितना लोकल करेंसी स्टेबल होगी उतनी वो किट्स कम प्राइस में इंपोर्ट हो पाएंगी। उसके अलावा अगर PKR की रैपिड डिप्रिशिएशन हो जाए पाकिस्तान रुपी की तो वो कंपनी के लिए की रिस्क है और नेगेटिव है। हायर GDP ग्रोथ रेट, यानी कि जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी, जितना GDP ग्रोथ ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ट्रक्स और पिकअप्स की डिमांड बढ़ेगी। उसके अलावा अगर हम देखें तो इन्फोर्समेंट ऑफ एक्सेल लोड लोड रेगुलेशन। बेसिकली एक्सेल लोड रेगुलेशंस आए थे जो है रोड की लाइफ को एनहांस करने के लिए, क्योंकि हमारे जो हाईवेज हैं उनके ऊपर अगर ज़्यादा ट्रक्स का लोड पड़ता है तो रोड्स वगैरह जल्दी टूट जाते हैं। तो इसकी वजह से एक्सेल लोड की इन्फोर्समेंट हो रही है, जिसमें जो है ट्रक्स की टनेज को मेजर किया जाता है और उसकी एक लिमिट सेट है कि कितना टन एक ट्रक के अंदर मूव हो सकता है, और ओवरलोडिंग को प्रिवेंट किया जाता है। तो जो है इसकी वजह से अ, किसी भी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसको ज़्यादा गाड़ियां रिक्वायर्ड होती हैं एक सिमिलर क्वांटिटी को मूव करने के लिए। तो जितनी ज़्यादा इन्फोर्समेंट होगी एक्सेल लोड, उतनी ज़्यादा ट्रक्स वगैरह की सेल ज़्यादा होगी। उसके अलावा एक ऑटो सेक्टर के लिए स्मूथ सप्लाई चेन ऑपरेशंस बहुत ज़रूरी हैं। इस सप्लाई चेन में जो है लोकल वेंडर्स भी आ जाते हैं और इंपोर्ट्स भी आ जाते हैं। यानी कि अगर जो है मरीन ट्रैफिक यानी कि शिपिंग ट्रैफिक या इंपोर्ट से रिलेटेड कोई भी डिसरप्शंस होती हैं तो वो कंपनी को इम्पैक्ट करती हैं और वो CKD किट्स नहीं मंगा पाती और गाड़ियां असेंबल नहीं हो पाती। उसके अलावा इस कंपनी का एक जो मेजर ट्रिगर रहा है पिछले 1 से 1.5 साल में, वो रहा है इसके T9 ट्रक्स की लॉन्च, जिसमें इसने सबसे पहले T9 हंटर लॉन्च किया था और उसके बाद 2025 के जो है लास्ट क्वार्टर में T9 फ्रीजोन लॉन्च किया था, जिसकी वजह से कंपनी की सेल्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है। तो इसके नंबर जो है वो पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन या पामा के ऊपर आते हैं। तो जितनी ज़्यादा सेल्स बढ़ रही होंगी मंथ वाइज बेसिस पे, वो एक इस कंपनी के लिए एक की ट्रिगर होगा जैक के पिकअप्स और जैक के कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रक्स वगैरह का। उसके अलावा फिर हायर ट्रक सेल्स जो कि मैंने पिछले पॉइंट में एलेबोरेट कर दिया। इन दोनों के की ट्रिगर्स आप पामा की वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं। हाँ, उसके अलावा अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर अब आएँ
तो कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है उसमें काफ़ी मैसिव इम्प्रूवमेंट हुई है पिछले 2 सालों में। और पिछले 2 सालों से मेरा मतलब है FY 25 और FY 26 में एक्सपेक्टेड कंपनी की FY 24 में 6.4 रुपीज़ की ईपीएस होती थी, जो कि जंप करके पहुंच गई FY 25 में 71.86 पे। और उसके अलावा फिर नेक्स्ट जो है FY 26 के अंदर एक्सपेक्टेड है कि ये जो अर्निंग्स है ये फर्दर जंप करके पहुंच जाएंगी 71.86 से 129.46 पे। इतना मैसिव इंक्रीज और जंप अर्निंग्स के अंदर मेनली दो रीजंस की वजह से आया है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि कंपनी की ट्रक्स और पिकअप्स वगैरह की सेल्स बढ़ी हैं। कंपनी ने न्यू पिकअप्स लॉन्च किए हैं। और उसके अलावा कंपनी के मार्जिन्स वगैरह में भी इम्प्रूवमेंट आए हैं, जो कि अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 9.4 बिलियन था FY 24 में। ये जो रेवेन्यू है ये क्लाइम करके पहुंच गया है 34.5 बिलियन में पे FY 25 में। और उसके बाद FY 26 में ये फर्दर रेवेन्यू क्लाइम करके पहुंच गया है 49.6 बिलियन पे। तो इस रेवेन्यू में मैसिव इंक्रीज होने की वजह इसके यूनिट्स की इंक्रीजिंग सेल्स है, जो जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर हम इसके लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें, जिसमें इसकी जो है सिंगल कैबिन और डबल कैबिन पिकअप्स दोनों आते हैं, तो उसके यूनिट्स की सेल FY 24 में 728 यूनिट्स थी, जो कि बढ़ के FY 25 में 1274 यूनिट्स हुई। और उसके बाद जो है T9 के और जो है ना बेसिकली और उसके बाद जो है और इस बेसिकली इसके जो T9 के यूनिट्स हैं वो लॉन्च हुए हैं। यानी कि T9 हंटर के जो यूनिट्स लॉन्च हुए हैं इस ईयर में और इस ईयर में। तो इस ईयर में जो है वो सेकेंड हाफ ऑफ FY 25 में लॉन्च हुए थे यूनिट्स। और इस फिजिकल ईयर के पूरे ड्यूरेशन के अंदर वो यूनिट्स मौजूद थे। तो बेसिकली जो है जो इसके यूनिट्स हैं न्यू लॉन्चेस T9 की, उसने यहाँ पे भी इसकी सेल्स को बूस्ट दिया FY 25 में, और FY 26 में भी बूस्ट दिया। उसके अलावा इसकी जो दूसरी कमर्शियल व्हीकल्स हैं सिंगल कैबिन पिकअप्स हैं उसकी सेल्स में भी इंक्रीज हुआ है, जो कि इसका एक X200 का यूनिट आता है। अच्छा, अब अगर हम इसके T9 की जो जैक T9 हंटर जो इसका डबल कैबिन पिकअप लॉन्च हुआ था उसका अगर हम कंपैरिजन करें मार्केट में मौजूद दूसरे पिकअप ट्रक से, तो ये जो है ना एक बहुत ही कंपेटिटिव प्राइसिंग पे लॉन्च हुआ था, जो कि 1 करोड़ 5 लाख था। यानी कि इसकी करंट प्राइसिंग 1 करोड़ 5 लाख है। वहीं पे अगर हम कंपैरिजन में देखें तो मार्केट में जो इसके कंपेटिटर्स हैं, जो कि टोयोटा रीवो आता है जिसमें इसूजू डीमैक्स आता है, ये दोनों जो है ना हायर प्राइसेस पे मौजूद हैं। तो एक कंपेटिटिव प्राइसिंग की वजह से और गाड़ी में एक अच्छे फीचर्स की वजह से ये जो यूनिट है जैक T9 हंटर और जैक T9 फ्रीजॉन, ये दोनों पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं और इनकी सेल्स वगैरह अच्छी हो रही है। वहीं पे अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ रेड में ये जो रेड बार्स हैं इसके अंदर गैल के लाइट कमर्शियल व्हीकल के यूनिट्स हैं, और ब्लैक बार्स में इंडस्ट्री के लाइट कमर्शियल व्हीकल के यूनिट्स हैं, और इसमें मार्केट शेयर है जो है गैल का। तो यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो गैल का जो मार्केट शेयर है वो December 25 में 21.9% था। और ये मार्केट शेयर इंक्रीज होके 55.96% तक भी गया है April 26 के मंथ में। लेकिन करंटली जो लेटेस्ट मंथ का डेटा है उसमें जो है 36.4% चल रहा है। तो बेसिकली गैल ने हायर यूनिट सेल किए हैं और जो है लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में मार्केट शेयर को गेन किया है। उसके अलावा फिर अगर हम इसके ट्रक सेल्स की भी बात करें, तो जो ट्रक सेल्स हैं उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है गैल के। और ट्रक सेल्स जो है FY 24 में 164 यूनिट्स थे, और FY 25 में इम्प्रूवमेंट आई और 198 यूनिट सेल हुए। और FY 26 में एक मैसिव इम्प्रूवमेंट आई, जिसमें गैल के जो ट्रक सेल्स हैं वो 778 यूनिट्स जो है रिकॉर्ड हुए। जिस और इन सारे रीजंस की वजह से हायर ट्रक सेल्स के यूनिट्स होने की वजह से, हायर लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के यूनिट्स होने की वजह से इस कंपनी की सेल्स में
और प्रॉफिट्स में मैसिव इंक्रीज आया है। उसके अलावा कंपनी के जो ग्रॉस मार्जिन हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है हमें। FY24 में इसके जो ग्रॉस मार्जिन हैं वो 12% पे थे। फिर FY25 में ये ग्रॉस मार्जिन बढ़ के 18.4% पे चले गए। और उसके बाद ये ग्रॉस मार्जिन बढ़ के 21.8% पे चले गए। नेक्स्ट, फिर अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन्स को देखें, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स जो है वो कंपनी के जो है FY26 में एक्सपेक्टेड है कि 15% तक रहेंगे। अब ये जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है इसमें भी मैसिव इम्प्रूवमेंट है। इसकी वजह ग्रॉस मार्जिन्स में ही मेनली जो है ग्रॉस लेवल पे ही मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट है। तो FY24 में इसके एक्चुअल जो नेट मार्जिन्स है वो तकरीबन 4% थे, जो कि FY25 में बढ़ के तकरीबन ऑलमोस्ट 12% हो गए। और FY26 में एक्सपेक्टेड है कि इसके जो ग्रॉस मार्जिन्स है ऑलमोस्ट 15% पे स्टैंड करेंगे। फिर नेक्स्ट, कंपनी का जो ROE है या रिटर्न ऑन इक्विटी ही है। रिटर्न ऑन इक्विटी बेसिकली वो रिटर्न होता है जो कि शेयर होल्डर्स को अपनी इक्विटी कंपनी के अंदर इंसर्ट करने के ऊपर मिलता है। तो कंपनी का जो ROE है उसमें भी, या रिटर्न ऑन इक्विटी है उसमें भी मैसिव इंप्रूवमेंट आया है। ROE जो है वो FY24 में 3.9% था, या ऑलमोस्ट 4% था। ये ROE FY25 में इंक्रीज होके ऑलमोस्ट 32% हो गया। और उसके बाद FY26 में एक्सपेक्टेड है कि ये ROE फर्दर इंप्रूव होके 41% तक चला जाएगा। फिर अगर हम कंपनी के एक्सपेक्टेड डिविडेंड या पे आउट रेशियो वगैरह की बात करें, तो एक्सपेक्टेड है कि FY26 के रिजल्ट के साथ जो गैल है वो तकरीबन 15 रुपए तक का डिविडेंड जो है डिसबर्स करेगा या अनाउंस करेगा। FY25 में अगर हम देखें तो इसने 10 रुपए का डिविडेंड दिया था। और इसका जो पे आउट रेशियो है वो 10 से 12% का चल रहा है FY25 में भी। और अगर हम FY26 में भी सेम पे आउट रेशियो अप्लाई करें जो FY25 में डिलीवर हुआ था, या उसके करीब करीब ही कोई रेशियो अप्लाई करें, तो तकरीबन 15 रुपए का डिविडेंड कंपनी दे सकती है FY26 के फाइनल रिजल्ट के साथ। लेकिन अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं गैल की, तो FY16 और FY17 में ये जो है इसने 5.3 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था और 4.4 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था। और इसका जो पे आउट रेशियो है वो हायर साइड पे होता था, 30-40+%। तो अगर ये कंपनी हायर पे आउट रेशियो पे वापस जाती है तो ये इवन हायर डिविडेंड दे सकती है, यानी कि इस 15 रुपए से डबल अगर आप कर लें 30-40 रुपीज़ की रेंज में भी दे सकती है, अगर ये अपनी पुरानी पे आउट रेशियो पे कंपनी वापस चली जाती है। ये जैसे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि इसकी जो पे आउट रेशियो है वो करंटली तकरीबन 14% है FY25 में। FY26 में अगर हम 12% की पे आउट रेशियो लें तो ये 15 रुपए का डिविडेंड देगा। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में देखें तो FY26 में इसने 41% का पे आउट किया था, यानी कि इसने अपनी अर्निंग्स में से 41% जो रेशियो है वो शेयर होल्डर्स को दे दिया था। फिर वहीं पे FY17 की अगर हम बात करें तो 35% था। तो इसका पे आउट रेशियो हिस्ट्री में हायर साइड पे भी रहा है। फिर फाइनली अगर हम गैल की टारगेट प्राइस, बाइंग रेंज और पी रेशियो वगैरह पे आते हैं, तो GL की जो टारगेट प्राइस है वो 800 से 850 रुपीज़ के बीच एक्सपेक्टेड है, जो कि कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेस्ड मेथड और पी कंपैरेबल बेसिस के ऊपर इसकी टारगेट प्राइस कैलकुलेट हुई है। और कंपनी की अगर हम बाइंग रेंज देखें तो इसकी बाइंग रेंज 550 to 600 रुपीज़ पर शेयर के बीच है। और अगर हम इसकी पी रेशियो देखें, FY26 की जो एक्सपेक्टेड पी रेशियो है वो 4.6 टाइम्स पे है। और हिस्टोरिकली ये 11 से 12 के पी रेशियो के बीच कंपनी गैल जो है वो ट्रेड करती रही है। पी रेशियो का बेसिकली मतलब ये होता है कि कंपनी जितनी अर्निंग पर शेयर कमा रही है उसके कितने टाइम्स मार्केट उसको, उसके शेयर को वैल्यू दे रही है। तो यानी कि बेसिकली ये जितनी पी बनाएगी एक्सपेक्टेडली FY26 में, जो कि 129 रुपीज़ तक की एक्सपेक्टेड है, उसके 4.6 टाइम्स इसके शेयर की वैल्यू चल रही है। और अगर हम हिस्ट्री में देखें तो इसकी जो है 11 से 12 टाइम्स तक जो है
अर्निंग की वैल्यू जो है वो चलती रही है। और अगर हम ऑटो सेक्टर की एवरेज की भी बात करें, तो ऑटो सेक्टर का एवरेज भी अराउंड 10 टाइम्स के या 10x के पी के अराउंड चलता है। तो इसका मतलब है कि कंपनी जो है वो पी रेशियो के बेसिस के ऊपर मैसिवली अंडर वैल्यूड है और इसका शेयर अंडर वैल्यूड है।